हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल कहाँ चले, मस्ती का आलम जहाँ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, क्या कहाँ हस्ती नहीं क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल कहाँ चले, मस्ती का आलम जहाँ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले। जिसकी मस्ती कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है ना। ज्यादा मैच्योर नहीं बनना है और ज्यादा बच्चा भी नहीं बनना है। जहां बच्चा बनने की जरूरत हो वहां बच्चा बन जाइए, और जहां मैच्योर बनने की जरूरत हो वहां मैच्योर बन जाइए। मैं जानता हूं कि आप लोग अब हो गए हैं निश्चिंत, एईडीओ का एग्जाम का डेट बढ़ गया और आपका हो गया काम ठीक कि चलो जी अब थोड़ा आराम कर ले, ठंड खत्म होगा तो पढ़ेंगे। ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये जो कर रहे हैं ना आप कि हम पढ़ लेंगे बाद में, हम रिकॉर्ड वीडियो देख लेंगे, अब हो गया पढ़ाई, इतनी गलती भी नहीं करनी है। और कल मैं घोषणा करने जा रहा हूं, कल से बिहार दारोगा का स्पेशल लाइव क्लास में लेकर आ रहा हूं। कल बिहार दारोगा का पहला सेशन शुरू होगा। और चूंकि दारोगा का एग्जाम 16 और 21 तारीख को है, 16-21 है दारोगा ना जी, मैनेजमेंट की टीम दारोगा कब है, 16-21। अच्छा, जब भी हो दारोगा का नजदीक एग्जाम है तो उसका हम लंबा थोड़ा कम कर साउंड, तो हम चूंकि लंबा सेशन ले लेंगे, ठीक है। दारोगा का एग्जाम जब होगा तो अब हम दारोगा का लंबा सेशन लेंगे और आपका भी 1-1.5 घंटे सेशन लेते रहेंगे। लेकिन एईडीओ का जो महामैराथन घोषित है हमारा, वो 31 तारीख को होगा। कहीं मत जाना, किसी भी जगह पे मत जाना, टिके रहना, जुड़े रहना गुरु, वो तो होगा। लेकिन अब हम दारोगा का डेली कम से कम 2 घंटे हम और 2 घंटे हनी सर क्लास दारोगा स्पेशल बैच हम लोग लेंगे। तो जुड़े रहिए, लगे रहिए, फ्री में, उसका कोई क्लास का चार्ज नहीं है, वो फ्री में क्लासेज होंगी। कोई चार्ज हमारा होगा मकसद कि दारोगा में भी जो 100 प्रश्न जीके जीएस का आता है, हमारे पढ़ाई में से कम 70-80 क्वेश्चन लड़ जाए। कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे दारोगा वाले इस एमसीक्यू जो सेशन लेंगे उसके अंदर। ये हमारी कोशिश होगी, पूरी रिसर्च के साथ हम लोग कल आ रहे हैं दारोगा का बैच लेकर भी, इसलिए आप लोग तैयार है। बस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं आपसे आग्रह है इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, चेहरा नहीं देखना है ना गाना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो मेरा दिल ये कहता है कि आपके लिए सब कुछ निछावर कर दूं, आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूं, यही मेरा दिल कहता है। चलो आगे बढ़ते। महात्मा गांधी के पंचम पुत्र किसे कहा जाता है? एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दिखा दीजिए एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु आप लोग। चलिए, कैसा लग रहा है सेशन हमारा? अच्छा लगता है ना? सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो, 433 लोग जुड़े हो, 242 लाइक नहीं चलेगा, सेशन को लाइक कर दो गुरु। और आज का सेशन बेहतरीन होने वाला है और कल का सेशन भी बेहतरीन होगा, जो पूरी रात होने वाला है आपका। कहीं मत जाना, जुड़े रहना हमसे, लेकिन एक प्रॉमिस के साथ जुड़े रहना कि 12 बजे के बाद सोएंगे नहीं, बल्कि जब जुड़ेंगे 7 बजे तो पूरी रात जगे रहेंगे सर के साथ। चलिए, महात्मा गांधी का पंचम पुत्र किसे कहा जाता है? यमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी का पंचम पुत्र कहा जाता है, यमुनालाल बजाज को। ये उनके पुत्र नहीं थे, लेकिन गांधी जी के विचारों के काफी करीब थे, इसीलिए गांधी जी का पंचम पुत्र यमुनालाल बजाज को कहा जाता है। मैं बता दूं कि गांधी जी के वैसे 4 पुत्र थे, उनके रियल पुत्र 4 थे, मनीलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी का विवाह 1881 में 12 वर्ष की अवस्था में हुआ था। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता राजकोट के दीवान थे, इनका नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी की माता पुतलीबाई थी। गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इतना बात आप याद रखिएगा। हम लोग बात करते हैं आगे। महात्मा गांधी 1888 में बिलायत गए थे पढ़ाई करने। कहाँ गए थे पढ़ाई करने? बिलायत। उस समय बिलायत इंग्लैंड को कहते थे, इंग्लैंड को बिलायत। इंग्लैंड से ही आया है टाई, इंग्लैंड से आया है टाई, ब्लेजर, जूता, बूट, शूज जिसको बोलते हैं। तो जो भी आज सूट बूट पहन के निकलता है टाई लगा के, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या महाराज बिलायती बाबू बन के निकले हैं। तो बिलायत पहले कहते थे इंग्लैंड को, ठीक है। तो गांधी जी बिलायत गए पढ़ाई करने, वकालत की पढ़ाई करने। कहाँ गए? विलायत गए।
जहां गांधी जी 4 साल अपनी पढ़ाई किए। 1892 में गांधी जी भारत लौटे, उनकी मां का निधन हो गया था। उसके बाद उसी साल गांधी जी अफ्रीका चले गए दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। क्वेश्चन आता है इसकी केस लड़ने के लिए गांधी जी अफ्रीका गए, तो दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए गुरु? अफ्रीका गए, जहां पर उन्होंने नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? 1894 में महात्मा गांधी के द्वारा। यमुनालाल बजाज की बात करें तो इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। जमुनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, लिख लीजिए। जमुनालाल बजाज कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के खजांची रहे। कई सालों तक कांग्रेस पार्टी में जो पैसा आता था उस खजाने का मालिक थे, खजांची थे। जमुनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि मिली। जमुनालाल बजाज सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल भी गए थे। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, 536 लोग हैं, 536 लाइक होना चाहिए। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो गुरु बोल देना कि जी सर अच्छा लग रहा है। हारना नहीं है जिंदगी में। एक बात याद रखिए, कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगी लाइफ में। कोई ताना देगा आपको, कोई छोड़ के चला जाएगा आपको, कोई नुकसान हो जाएगा लाइफ में। कुछ ऐसी चीज जीवन से इंसान का चला जाता है जिसकी भरपाई मुश्किल है, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। वीर पुरुष वही होता है जो बीते हुए कल को और गए हुए चीजों के बारे में विलाप नहीं करते, बल्कि उसे सुरमा बनाकर, उसे अपने ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो चला गया जीवन से वो आपके पास नहीं रहेगा। जैसे कोई छोड़ के चली गई, कोई छोड़ के चला गया, ज्यादातर इस यूथ लाइफ में ही होता है कि सामने वाला से मैं बहुत मोहब्बत करता था, करती थी, वो चली गई, जाने दीजिए। पहले चली गई आपका कम नुकसान हुआ, ज्यादा बाद में जाती तो और नुकसान करके जाती। क्योंकि जिसको जाना नहीं होता ना वो नहीं जाता, उसको जाना था, आज नहीं तो कल जाना ही था। इसलिए पहले चली गई, भगवान को प्रार्थना करिए, 2-4 किलो लड्डू चढ़ा दीजिए कि ठीक किए भगवान, जल्दी मुक्ति दिला दिए। चलिए, जब महात्मा गांधी 1946 में बांग्लादेश के नोआखली में पदयात्रा कर रहे थे, तब उनके निजी सचिव कौन थे? भैया नोआखली में महात्मा गांधी जी पद यात्रा करने गए थे, तब निजी सचिव कौन थे? मैं आपको बता दें, लिख लो। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। जिन्ना को लगा कि अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा, सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जिन्ना तुला हुआ था मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने के लिए। लगने लगा जिन्ना को कैबिनेट मिशन आने के बाद कि लगता है कि भारत पाकिस्तान अब 2 देश नहीं बन पाएगा, बंटवारा नहीं होगा, यानी पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। उसे अंदर से लगने लगा, उसने वो आदमी ने राक्षस का रूप धारण कर लिया और 16 अगस्त 1946 को कहा डायरेक्ट एक्शन। हिंदू मुसलमान के, मुसलमान हिंदू के खून के प्यासे हो गए। 3 दिन में 8000 लोग मारे गए। गांधी जी उसी साल जेल से छूटे इस दुर्दशा को देखने के लिए। तब गांधी जी से रहा नहीं गया तो कोलकाता और नोआखली में भी, कलकत्ता वर्तमान में बांग्लादेश में नोआखली और कलकत्ता में गांधी जी ने पैदल यात्रा किया, लोगों के आंसू पोंछे। दंगा पीड़ित क्षेत्र में जाकर खतरे का परवाह न करते हुए गांधी जी ने लोगों के, हिंदू मुसलमान सबके आंसू पोंछे गांधी जी ने। और मैं बता दूं आपको, उस समय गांधी जी के जो निजी सचिव थे वो थे प्यारे लाल गांधी जी के निजी सचिव थे। रावलपिंडी, नोआखली, अमृतसर और कलकत्ता में दंगा भड़का था। 3 दिन में 8000 लोग मारे गए। अब गांधी जी को लगा कि भैया पाकिस्तान अगर नहीं बना तो जिन्ना और कुछ कर सकता है, इसलिए गांधी जी ने भारी मन से पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने बड़ी भारी मन से पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को स्वीकार किया। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? भैया आज बहुत लंबा और बड़ा सेशन है। आज भूगोल के भी काफी सवाल लिए हैं, साइंस के भी काफी सवाल लिए हैं, पॉलिटी के भी काफी सवाल लिए हैं। आज बेहतरीन सेशन है गुरु, मैं सच बता रहा हूं। आज नए प्रश्नों का संग्रह है, अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। कहीं मत जाना, बेहतर डिस्कशन, बेहतर चलेगा आज गुरु। चलिए, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला ये थी कदम्बनी गांगुली। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी कदम्बनी गांगुली। नोट कर लीजिए, कदम्बनी गांगुली पहली महिला थी जिसने कांग्रेस को संबोधित किया। ये भारत में पहली महिला ग्रेजुएट भी थी। भारत की पहली महिला
ग्रेजुएट यानी बीए पास करने वाली, बैचलर डिग्री लेने वाली भारत की पहली महिला थी कादम्बिनी गांगुली। वैसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। नोट कर लीजिए। मैं बता दूं, सुचेता कृपलानी ये जेबी कृपलानी की पत्नी है। सुचेता कृपलानी भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला, भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी गुरु? तो आंसर होगा सुचेता कृपलानी। और किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। नोट कर लीजिए। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो आयरलैंड। नोट कर लीजिए। तेग बहादुर सप्रू और मोहम्मद शफी के प्रयास से कौन सा समझौता हुआ था? भैया तेग बहादुर सप्रू और मोहम्मद शफी, इनके प्रयास से गांधी और इरविन के बीच मुलाकात हुआ, गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसको हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 नोट कर लीजिए। गांधी जी जब पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी जब पूरे भारतवर्ष में 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, उस समय अंग्रेज काफी घबराए थे और ब्रिटिश गवर्नर, भारत में उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इरविन ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी अगर आपके सभी मांग हम मान लेते हैं तो क्या आप आंदोलन बंद कर देंगे? तब गांधी जी इरविन के साथ एक समझौता किए दिल्ली में जाकर, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें गांधी जी के लगभग सारी मांगों को मान लिया गया और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया। इरविन के समझौते के बाद भरोसा करके गांधी जी को लगा कि सब मांग पूरा हो जाएगा, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया। और यह बंद ही नहीं किया बल्कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। ब्रिटिश सरकार कह रही थी गांधी जी से कि भैया आप गोलमेज सम्मेलन में आइए, आप गांधी जी मेन नेता हैं, कांग्रेस पार्टी मेन पार्टी है, आप आइए गोलमेज सम्मेलन में आपसे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी और गांधी जी तैयार नहीं थे। फिर गांधी जी के साथ जब समझौता हुआ इरविन के साथ, दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बंद किया और गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार भी हो गए। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी और कांग्रेस ने भाग लिया था। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों में कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर, लेकिन केवल दूसरा में भाग लिए थे गांधी जी और कांग्रेस। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था दिल्ली में, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। आगे आ जाइए। नेक्स्ट, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी इच्छा है कि मेरे रहते कांग्रेस खत्म हो जाए। भैया मैंने बताया है कि आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, यह बात किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन अगर पूछा जाए कि मेरे रहते कांग्रेस खत्म हो जाए, यह बात किसने कहा? मैं कई बार बता चुका हूं। इस लाइन को बोला था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही पहली बार कहा कि मेरे रहते कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जानी चाहिए, कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी दिली इच्छा है कि कांग्रेस क्या हो जाए? खत्म हो जाए मेरे रहते, लॉर्ड कर्जन ने कहा। लेकिन अगर पूछे आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, किसने कहा? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। मैं बता दूं कि वही लॉर्ड कर्जन है जिसके समय में सबसे अधिक रेलवे लाइन बिछाया गया। मैं कल ही बताया था कि पहला रेलवे पूछे, पहला रेलवे किसके समय बिछाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को पहला रेलवे शुरू हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय। क्लियर हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा रेलवे लाइन बिछाया गया किसके काल में? तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ही, नोट करिए, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ही क्या हुआ था गुरु? लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ही बंगाल का विभाजन हुआ। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 19 जुलाई 1905 डेट याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा। इस घोषणा के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ गुरु? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ 7 अगस्त 1905 को।
और लेकिन आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये 3 को डेट याद रखिए। 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा, 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत और 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक प्रमुख गीत बन गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ। ये सारी घटना लॉर्ड कर्जन के समय घटित हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय विश्वविद्यालय आयोग बना, पुलिस आयोग बना, अकाल आयोग बना, सिंचाई आयोग बना। ये 4 आयोग बने, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, उसके बाद पुलिस आयोग। रेल के विकास के लिए लॉर्ड कर्जन ने किसको बुलाया था? रॉबर्टसन को। रेलवे के विकास के लिए लॉर्ड कर्जन किसको बुलाया? रॉबर्टसन को। और रॉबर्टसन के प्रयास से सबसे अधिक रेलवे लाइन कर्जन के काल में बिछाया गया था। अगला पॉइंट जान जाइए, अगला नेक्स्ट पॉइंट जान जाइए। लॉर्ड कर्जन की बात अगर करते हैं हम, तो लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा था। इतनी बात आप याद कर लीजिए। चलिए, अच्छा, लॉर्ड कर्जन की एक किताब भी था, जिसका लॉर्ड कर्जन ने किताब लिखा था, उसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक किसकी है? लॉर्ड कर्जन की। एक बार सेशन से जुड़ गए, मजा आ रहा है, कुछ छूट नहीं रहा है। मुझे लगता है कि मैं जैसे पढ़ाता हूं आप लोगों को सब याद हो जाता होगा क्लास में ही। नहीं याद होता है जी? अरे याद होता है ना। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। हारना मना है, थकना मना है। हमेशा बोले हैं कि हर इंसान अपनी तरक्की के लिए खुद जिम्मेवार है। समझ आ रहा है बात ना? किसी के सम्मान के लिए, किसी के प्यार के लिए ललायत मत रहिए। आप अपने आप में आप जो है वो बेहतर है। एकला चलो रे का नारा लगाइए, कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। चलिए, 5 प्रश्न आ गया। अब आगे तुरंत मैंने बोला था ना कि भारत के भूगोल से भी आज काफी सवाल लिए हैं। टिके रहो, जुड़े रहो गुरु। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो, क्योंकि हमेशा आंख में अंगारा पाल के रखो, आंख में अंगारा रखो, काम करने का मद्दा रखो। जिसके अंदर मेहनत करने की ताकत है ना गुरु, दुनिया में उसे कोई प्रयास नहीं कर सकता। आप टैलेंटेड हैं कि आप भोंदू हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा जब आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत करेंगे तो आप भोंदू भी है ना, तो भी अपने आप को इतना पजा लीजिएगा कि बड़े से बड़े तेज धार वाले को परास्त कर सकते हैं आप। लेकिन अंदर में आपको मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए, दुख झेलने की ताकत होनी चाहिए, मार भात खा के भी पढ़ने की ताकत होनी चाहिए गुरु। मार भात खाएंगे, नहीं चल रहा है दाल भात नहीं खाएंगे, मार भात खाएंगे। ढिंग एक्सप्रेस नाम सुना है ना? ढिंग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है जी? बताओ, क्वेश्चन है। ढिंग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? तुमको बताना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ये असम की एक लड़की जिसने क्या किया, मार भात खा के झोपड़ी में रह के उसने क्या किया गुरु? दौड़ धावक, नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के क्या बनी? धावक बनी। तो गुरु वो मद्दा पैदा करना है अपने अंदर। झोपड़ी और फटा हुआ जूता मुझे परास्त नहीं कर सकता। झोपड़ी, फटा हुआ जूता, फटा हुआ कॉलर का शर्ट मुझे परास्त नहीं कर सकता। हमारे मेहनत को कोई दबा नहीं सकता। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है गुरु? तो भैया भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में या पश्चिम भाग में स्थित है। थार मरुस्थल की बात अगर करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों में है। भारत और पाकिस्तान दोनों में है। आपको एक बात याद रखना चाहिए कि थार मरुस्थल विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या किस मरुस्थल का है? सबसे अधिक जनसंख्या किस मरुस्थल का है गुरु? दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला मरुस्थल, जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थार मरुस्थल का है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान दोनों में है। दोनों का एक एक स्थान याद रखो। भारत में एक जगह है चूरू, थार मरुस्थल में भारत में एक स्थान है चूरू और पाकिस्तान में एक स्थान है जैकोबाबाद। जैकोबाबाद दोनों स्थल याद रखिए, ये दोनों थार मरुस्थल में ही है। जैकोबाबाद भी थार मरुस्थल में और चूरू भी थार मरुस्थल में। अंतर यह है कि चूरू भारत में और जैकोबाबाद पाकिस्तान में। लेकिन भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू, भारत का सबसे गर्म स्थान
चूरू। अब पूरे एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद, पूरे एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद। भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू। भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास। भारत का सबसे ठंडा स्थान जम्मू कश्मीर में है द्रास। और भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू, थार मरुस्थल में है। एशिया महादेश का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद और पूरे विश्व का सबसे गर्म स्थान एल्जीजिया। पूरे दुनिया का सबसे गर्म स्थान एल्जीजिया। लेकिन पूरे दुनिया का सबसे ठंडा स्थान क्या भैया? बरखोयांस्क। पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान, पूरे वर्ल्ड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा भैया? बरखोयांस्क। बरखोयांस्क साइबेरिया में है। और पूरे दुनिया का सबसे गर्म स्थान एल्जीजिया। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद और भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास। याद रखिए, बिहार का सबसे गर्म स्थान गया। अब बिहार का सबसे ठंडा स्थान भी गया। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान बिहार का गया जिला। याद रखिएगा गुरु। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है? कौन सा पठार है जो प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है? मालवा का पठार, शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार, सब इस सभी पठार को प्रायद्वीपीय पठार ही कहा जाता है। इन सभी पठार को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। मेघालय का पठार, इसे शिलोंग का पठार, दोनों सेम ही पठार है। मेघालय का पठार बोलो या शिलोंग का पठार बोलो, एक ही बात है। मालवा का जो पठार है इसे सोयाबीन का पठार भी कहते हैं। मालवा के पठार को सोयाबीन का पठार भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, क्योंकि मालवा के पठार पर भारी मात्रा में सोयाबीन की खेती होती है। अब मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फैला है। मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है और यहां पर भारी मात्रा में सोयाबीन की खेती होती है। आगे आ जाओ गुरु। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार किस सागर के किनारे है? पश्चिमी तटीय मैदान, देखो गुरु मैं तटीय मैदान मतलब ऐसा मैदान जिसका विस्तार समुद्र के किनारे हुआ है। एकदम मैप से पढ़िए और डिटेल में पढ़िए। ऐसा मैदान जिसका निर्माण समुद्र के किनारे हुआ है उसे बोलते हैं तटीय मैदान। क्या बोलते हैं गुरु? तटीय मैदान कहा जाता है। देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं गुरु, मैं बना रहा हूं, देख लीजिए। ये हो गया पश्चिमी। भारत का कौन सा इलाका है जी? पश्चिम का। अब भारत का कौन सा इलाका है? पूरब का, वेस्ट और ईस्ट। पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिम में है। अब पूर्वी तटीय मैदान जो पूरब में है। जरा देखिए ध्यान से, एक चीज आपको यहां मैं दिखाने वाला हूं, एक बेहतरीन चीज दिखाने वाला हूं। पश्चिमी तटीय मैदान, इधर कौन सा जगह है गुरु? अरब सागर। इधर कौन सा जगह है? अरब सागर। अब उत्तर दीजिए आप लोग ध्यान से पढ़ के। इधर कौन सा जगह है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भैया पूरब में जो है उसे बोला गया पूर्वी तटीय मैदान। ये क्या है गुरु? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। और इधर वाला कौन सा जगह है भैया? तो पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान नोट करिए। ईस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन। अब बताओ हमें, अब इसका देख के उत्तर बताओ, आंसर देख के बताओ। पश्चिमी तटीय मैदान किस सागर के किनारे है? कौन से सागर के किनारे? अब सबका उत्तर आना चाहिए। अब देख के भी गलती उत्तर दोगे तो कनपट्टी फोड़ देंगे। अच्छा, दोनों मैदान बताइए। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल के खाड़ी के तट पर है और पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के तट पर है। चूंकि पश्चिमी तटीय मैदान पूछा है तो आंसर क्या होगा? अरब सागर के तट पर है पश्चिमी तटीय मैदान। और दोनों मैदान में क्या अंतर देख रहे हो? एक अंतर दिखाई दे रहा है। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ी है और पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ी है। दिखाई दे रहा है ना? पश्चिमी तटीय मैदान के तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ी है। ये भी एक जीके मिल गया आपको। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ी है, पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ी है। वजह क्या है? क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां, बड़ी और लंबी नदियां पूरब के किनारे बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, इसीलिए पूरब का मैदान चौड़ा हो गया है। लेकिन पश्चिम में बड़ी बड़ी नदियां नहीं बल्कि छोटी छोटी नदियां गिरती हैं आकर के, इसीलिए छोटी नदियों में उतना ज्यादा मिट्टी नहीं होता। जिसमें ज्यादा मिट्टी होगा, जिन नदियों में ज्यादा मिट्टी होगी वो नदियां चौड़ा मैदान बनाएंगी। और ज्यादा मिट्टी किस नदी में होगा? जो नदी लंबी दूरी तय करके आए, नदी बड़ी हो, उसके पास मिट्टी ज्यादा होगी। इसीलिए बड़ी नदियां, लंबी नदियां गिरती है पूरब में, इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ी हो गई और पश्चिमी तट में
छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान उतनी चौड़ी नहीं है। ये अंतर है गुरु, याद रखिएगा दोनों में अंतर क्यों है। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ी और पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ी क्यों है, इसका उत्तर समझ में आया। अरे मजा आ रहा है गुरु तो हमारे सेशन को लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हो। आगे बढ़ो, आज का सेशन हिस्टोरिकल होने जा रहा है, बेहतरीन होने जा रहा है। आज का सेशन बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है, याद रखो गुरु। लक्षद्वीप, इसमें 36 द्वीप हैं, लिखो। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं और अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप और लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया का मूंगा से बना हुआ द्वीप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किससे बना हुआ है गुरु, परवाल, या इसी को बोलते हैं मूंगा, या अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं कोरल। भैया कोरल से बना हुआ दुनिया में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लक्षद्वीप। भारत का एकमात्र द्वीप, एकमात्र आइलैंड जो पूरा का पूरा द्वीप मूंगा से या परवाल से बना है वह है लक्षद्वीप। आपको पता है मालदीव को मिनी कोय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी कोय से अलग करता है। मिनी कोय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री या 9 डिग्री अक्षांश 9 डिग्री लैटिट्यूड किसको अलग करता है, मिनी कोय को लक्षद्वीप से। और 8 डिग्री लैटिट्यूड ये किसको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव को मिनी कोय से। इसको याद कर लीजिएगा। अब पूरा का पूरा लक्षद्वीप किससे बना है, मूंगा से बना हुआ है, यानी कि परवाल से बना हुआ है। चल लक्षद्वीप में कितने द्वीप, 36, रट्टा मार लो गुरु। और अंडमान निकोबार में कितने द्वीप, तो गुरु ये है 572 द्वीप। भारत के भौतिक विभाजन में सबसे नया भूभाग कौन सा है, बड़ी शानदार शानदार सवाल लेकर आया हूं। भारत में जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन का मतलब फिजिकल डिवीजन, उसमें माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, आइलैंड्स हैं। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, उसके बाद द्वीप समूह है, मरुस्थल है, इनमें सबसे नया कौन है ये पूछ रहा है। सबसे बाद में कौन बना, तो सबसे बाद में कौन बना गुरु, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान या द्वीप समूह, जल्दी बताओ कौन बना सबसे बाद में। तो गुरु इसमें सबसे नया है हिमालय, तटीय मैदान नहीं। अगर मध्यवर्ती मैदान कहता तो होता, सबसे नया मध्यवर्ती मैदान है। लेकिन तटीय मैदान चूंकि पूछ लिया है तो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों से बना है, इसलिए सबसे नया नहीं हो। सबसे नया कौन होगा, हिमालय। आगे आइए, भारत की मुख्य भूमि से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा, ये तो शानदार सवाल है गुरु। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, जल्दी बताइए। एक बार सेशन को लाइक कर दो। 1108 लोग जुड़े हैं, मजा नहीं आ रहा सेशन में क्या, 1108 लोग हैं, हमें 1108 मिनिमम लाइक चाहिए। लाइक करने में कितना टाइम लगता है, दबा दो लाइक बटन जल्दी से। चलो भैया, भारत में कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, आपको मैं बता दूं कि धरती के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री, और 0 डिग्री को बोलते हैं अंग्रेजी में इक्वेटर, और हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। हिंदी में बोलते हैं इसको विषुवत रेखा और अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर। और आपको बता दें कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं गुरु, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही पूछ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। और 23.5 डिग्री ये नॉर्थ है, और 23.5 डिग्री जो साउथ है वो उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। उसको बोलते हैं मकर रेखा, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर में है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे में भी है 66.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ वाले को बोलते हैं हम लोग आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक ब्रीथ, और साउथ वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक ब्रीथ, अंटार्कटिक ब्रीथ, अंटार्कटिक ब्रीथ। नोट कर लीजिए। उत्तर वाले को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, और नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। नोट कर लीजिए भैया, याद कर लो इसको। ऊपर में है नॉर्थ पोल और नीचे में है साउथ पोल।
भैया एकदम इसको फोटो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया विषुवत रेखा, धरती के बीचों बीच जो पश्चिम से पूरब लाइन जाएगा उसे बोलते हैं इक्वेटर। विषुवत रेखा, नॉर्थ 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा, साउथ 23.5 डिग्री को बोलते हैं मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, और 66.5 साउथ को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, और जो 90 डिग्री है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल बोलते हैं। क्वेश्चन है भारत में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है गुरु? तो 8 राज्यों से। इसका एक ट्रिक मैंने बताया था, गुराम झा छबंग मित्र या मित्र पर गमछा झार, छबंग मित्र, गुराम झा छबंग मित्र। गु से गुजरात, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, बंग से बंगाल, बंगाल, अमी से मिजोरम, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य। यानी कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा गुरु। आपको पता है 23.5 डिग्री का इंपॉर्टेंस पता है ना आपको? भैया धरती अपने एक्सिस पर झुकी है, धरती अपने अक्ष पर झुकी है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। और धरती अपने कक्ष पर झुकी है 66.5 डिग्री। धरती अपने एक्सिस पर झुकी है 23.5 डिग्री। नोट करो, धरती अपने एक्सिस पर झुकी है 23.5 डिग्री। और धरती अपने कक्षा जिसमें घूमती है सूरज के चारों ओर, उस पर झुकी है 66.5 डिग्री। इसीलिए हमने 23.5 और 66.5 लिया है। 23.5 और 66.5 क्यों लिया है? क्योंकि धरती अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री और अपने कक्षा में झुकी है 66.5 डिग्री। भैया कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट, आपका जो नॉर्थ ईस्ट है 7 सिस्टर स्टेट, वहां से कितने राज्यों से गुजरते हैं कर्क रेखा? तो 2 राज्यों से, मिजोरम और त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट के यानी कि 7 सिस्टर का जो राज्य है, 7 राज्य, उनमें से कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? तो 2 राज्य से, मिजोरम और त्रिपुरा से। नोट कर लिए। वैसे पूरे भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। अभी लाइन में क्लियर हो गया? लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, उत्तर में 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल, नीचे में 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्किल, 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। याद रहेगा गुरु? सेशन को लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हो। आगे आ जाओ गुरु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की लंबी नदी कौन सी है? जल्दी बताइए। इसका उत्तर आपको देना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। एक बार जितने लोग जुड़े हैं, 1173 लोग हैं गुरु, 1173 लाइक हमें चाहिए। सेशन को लाइक कर दो। मजा आ रहा है गुरु तो एक बार बता देना कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। वैसे तो टोटल लंबाई देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र ज्यादा लंबी है, ब्रह्मपुत्र वैसे गंगा से अधिक लंबी है। पर यहां पूछा गया भारत में प्रवाहित होने वाली, भारतीय भाग में प्रवाहित होने वाली अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का इंडिया में लंबाई कम है गंगा से। गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद वेस्ट बंगाल। भाई गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। कहां कहां? बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार से
12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी की लंबाई बिहार में सबसे अधिक पटना जिला में है। बिहार में सबसे अधिक पटना जिला में है 99 किलोमीटर। वैसे टोटल लंबाई बिहार में गंगा की 445 किलोमीटर। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी 2009 में घोषित किया गया। 2009 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई और 2009 में ही गंगा नदी के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये भी नोट कर लीजिएगा। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मिलकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मिलकर बंगाल और बांग्लादेश में सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। नदियां जहां समुद्र में गिरती है वहां पर मिट्टी का विस्तार करती है। समुद्र में गिरने से पहले बहुत दूर तक मिट्टी का विस्तार करती है। उसी मिट्टी के विस्तार को हम बोलते हैं डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है उसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। अरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन के डेल्टा में एक बाघ मिलता है जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। और रॉयल बंगाल टाइगर ही भारत का राष्ट्रीय पशु है। 1972 से भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है गुरु? तो रॉयल बंगाल टाइगर है। उससे पहले था लायन। 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर, लायन था। और 1972 से क्या हो गया? रॉयल बंगाल टाइगर। आपको बता दें रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ 4 ही देश में मिलता है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। रॉयल बंगाल टाइगर दुनिया में सिर्फ 4 देश में मिलता है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सबसे ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन के डेल्टा में मिलता है जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। और बिहार और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भैया भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य बिहार है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है केरल। और लिंगानुपात के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है हरियाणा। और केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव। मैं बता दूं साक्षरता, लिटरेसी के हिसाब से, पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है केरल और सबसे छोटा राज्य है बिहार। याद कर लीजिए। अब बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे अधिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। भैया बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर। बिहार में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पटना, सबसे बड़ा जिला पटना और सबसे छोटा जिला शेखपुरा। बिहार में लिंगानुपात के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है गोपालगंज और सबसे छोटा जिला है मुंगेर। बिहार में जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा है शिवहर और सबसे छोटा है कैमूर। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है गुरु? अरवल या औरंगाबाद। बिहार में सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? गया। याद कर लीजिए। चलते चलते इतना सवाल। भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से राजस्थान और छोटा राज्य गोवा। एक बार सेशन को लाइक कर दो। मजा आ रहा है गुरु तो सेशन को लाइक बनता है। लाइक्स में संतुष्ट नहीं हूं। 1265 लोग हैं और लाइक कितना कम है। सेशन को लाइक कर दो गुरु। लाइक करने में कितना टाइम लगता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बताओ। भारत में सबसे अधिक वर्षा नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान वही है। भारत का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिन राम, वो पूरे दुनिया में भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। क्यों है भैया? क्वेश्चन आता है कि मौसिन राम जो मेघालय का मौसिन राम है, जो मेघालय का चेरापूंजी भी आता है कहीं कहीं, दोनों आसे पास में है। चेरापूंजी और मासिन राम पास में ही है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। मेघालय का जो चेरापूंजी है, मासिन राम है, ये दुनिया में
सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्यों है? आखिर क्या है वहां पर? क्योंकि वहां पर्वत कीपाकार है। कीप देखे हो? और ललटेन में तेल डालने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? कीप। अरे बिहार में उसको बोलते हैं टीप। अरे टीप देखे हो ना जी? ना देखा है तो देख लो। अरे कीप ना देखे हो तुम लोग? अरे टीप ना देखे हो भैया? ऐसी रहता है ना, इसी से लालटेन में तेल डालते हैं। लालटेन में तेल डालने के लिए जो कीप होता है, ऐसा ही ना होता है। तो चूंकि मासिन राम और चेरापूंजी में जो पर्वत है गारो खासी जयंतियां, उसका आकार भी कैसा है? कीप के जैसा है। पर्वत कैसा है गुरु? कीपाकार, आगे से फैला हुआ और आगे से बंद। तो बारिश वाली हवा अंदर चली तो जाती है लेकिन निकल नहीं पाती और एक ही जगह पे सारा वर्षा करा देती है। यही है मासिन राम, यही है मौसिन राम, यही है मौसिन राम और यह है चेरापूंजी। चेरापूंजी भैया सारी बारिश वाली हवा घुस जाती है, निकल नहीं पाती, इसीलिए एक ही स्थान पे सारा वर्षा हो जाता है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम और चेरापूंजी है। क्वेश्चन आ जाए क्यों? क्योंकि वहां पर्वत कीपाकार है। वहां पर्वत क्या है? फनल्ड शेप ऑफ माउंटेन, ड्यू टू फनल्ड शेप ऑफ माउंटेन। फनल्ड शेप ऑफ माउंटेन लिख ली भैया। फनल से भैया पर्वत के कीपाकार रूप के कारण मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे आइए, हारना मना है, जीवन को संगीत बनाइए। जीवन हमेशा ही म्यूजिक है गुरु। ये म्यूजिक उसके जीवन में है जिसने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है। हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो और अच्छी बात, हम अकेले चल लेंगे। क्योंकि जीवन में बिल गेट्स ने कहा है एक लाइन, अभी जीवित है वो, बिल गेट्स ने एक लाइन कहा था कि आपके पास इतना कम समय है कि आप खुद के लिए भी समय दे तो कम पड़ जाएगा, तो दूसरों के लिए समय आप कैसे निकाल लेते हैं? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? जल्दी इसका उत्तर दीजिए। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? जल्दी बता दो मेरे भाई। आज मैं पूरा तटरेखा डिस्कस करने जा रहा हूं। एक सवाल तटरेखा से नहीं छूटेगा, कोई जाएगा नहीं। पूरी तटरेखा का क्वेश्चन यही कंप्लीट। भैया सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, आंसर दे देता हूं। और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। भारत में समुद्र के किनारों की लंबाई सबसे ज्यादा गुजरात में और सबसे कम का किसका भैया? गोवा का तटरेखा। मैं बता दूं आपको कि बंगाल का जो तट है उसे बोलते हैं बंग तट। क्वेश्चन आता है तट का नाम पूछता है, बंग तट। उड़ीसा का जो तट है उसका नाम है उत्कल तट। उत्कल तट नोट कर लीजिए। अब उत्कल तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, इसको लिख देता हूं नीचे उड़ीसा, न तो बाद में आप कंफ्यूज होइएगा। ये उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा के तट को उत्कल तट और बंगाल के तट को बोलते हैं बंग तट। लेकिन उड़ीसा और बंगाल दोनों को मिला लेंगे तो इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, नॉर्दर्न सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। नोट कर लीजिए गुरु। बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर पूछे तो आंसर होगा उत्तरी सरकार तट। ऐसे उड़ीसा के तट को उत्कल तट, बंगाल के तट को बंग तट और दोनों को मिला के पूछे तो उत्तरी सरकार तट। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट और तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट। पायन तट तमिलनाडु के तट को बोलते हैं, बगल में लिख देता हूं तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट और आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं गोलकुंडा तट और दोनों को मिलाकर बोला जाता है कोरोमंडल तट। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर कहा जाता है कोरोमंडल तट। अकेले अकेले पूछे कि आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं? पायन तट। उसी प्रकार से केरल के तट को बोला जाता है मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट फेमस है किसके लिए? मसाला के लिए। केरल का मालाबार तट मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दें 1921 में मालाबार में ही मोपला विद्रोह हुआ था। मालाबार में ही मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, फेमस है। मोपला विद्रोह के नेता थे अली मुसलियार। अली मुसलियार मोपला विद्रोह के नेता थे और मोपला विद्रोह कहां हुआ था? मालाबार में। और मालाबार तट किसको बोलते हैं? केरल के तट को। मालाबार तट मसाला के लिए फेमस, आपको पता है ना। मसालों का बागीचा किसको बोलते हैं? केरल को। उसी तरह से कर्नाटक के तट को कहा जाता है कन्नड़ तट। कर्नाटक के तट को बोलते हैं
कन्नड़ तट, नोट कर लीजिए। कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट। किसको बोलते हैं गुरु? कर्नाटक के तट को। उसी तरह से गोवा और महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट, गोवा और महाराष्ट्र, गोवा प्लस महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं कोंकण तट। एक सवाल कहीं नहीं छूटेगा गुरु, इतना बेहतरीन क्लास हो रहा है कि एक सवाल नहीं छूटने का। सेशन को लाइक कर दो, 1277 लोग जुड़े हैं, 1104 लाइक नहीं चलेगा गुरु। सेशन को लाइक कर दो गुरु, प्लीज लाइक दिस सेशन। चलो गुरु, महाराष्ट्र और गोवा को मिलाकर बोलते हैं कोंकण तट, और गुजरात के तट को बोलते हैं गुजरात तट। गुजरात के तट को बोलते हैं गुजरात तट। लेकिन गुजरात में भी आप देख रहे हैं दो कान है, नीचे वाला कान, ऊपरे वाला कान। ऊपर वाले कान को बोलते हैं कच्छ तट। पूरे गुजरात को गुजरात तट कहते हैं, लेकिन ऊपर वाले कान को कच्छ तट और नीचे वाले कान को काठियावाड़ तट। नीचे वाले कान को क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। नोट कर लीजिए, ऊपर वाले कान को कच्छ तट, नीचे वाले कान को काठियावाड़ तट, और पूरे गुजरात को गुजरात तट। और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की है। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गुरु जल्दी से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। सेशन को लाइक कर दो और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? आप हमेशा ये शिकायत करते हैं हमसे कि सर जी आप खाली हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन आज मैं भूगोल भी पढ़ा रहा हूं। दो फीडबैक अभी तक तुमने कहा है मुझे कि सर इतिहास बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, याद करा देते हैं। यह आपका फीडबैक है, ये मेरा फीडबैक नहीं है। मैं तो मां सरस्वती की कृपा से कुछ काश बोल देता हूं, और आपका कहना है कि सर मॉडर्न हिस्ट्री में अब सवाल नहीं छूटता है। तो क्या भूगोल अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? तो सब लोग आंसर के साथ साथ यस भी लिखो कि हाँ सर मजा आ रहा है, यस, और आंसर भी लिखो एबीसीडी में। बाहर एबीसीडी में दोनों आंसर एबीसीडी में दीजिए। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही, सभी लोगों का सही उत्तर है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, या काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सबसे अधिक समय तक इसमें पानी रहता है, सबसे अधिक समय तक पानी को बना के रखती है। भारत के सबसे अधिक समय तक पानी को बना के रखने वाली मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी अधिक समय तक पानी को बना के रखती है, मेंटेन करके रखती है, बनाकर रखती है। कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी सबसे ज्यादा समय तक टिकता है? कितना भी धूप पड़ जाए लेकिन वो मिट्टी सूखती नहीं है, बल्कि अंदर में पानी बना रहता है, वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? स्वयं से जुता हुआ खेत भी कहते हैं, स्वयं जुता हुआ मिट्टी भी कहते हैं, स्वयं से जुता हुआ मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे अधिक समय तक पानी को बनाकर रखती है। इसे रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कॉटन सॉइल कहते हैं। सबसे अधिक काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में है, सबसे अधिक काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में है। वैसे बता दें, कपास के उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है, लेकिन कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात करता है। और आपको पता है ना, गुजरात का अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल, यानी कपास से क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, सूती कपड़ा बनता है। तो कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़ा का सबसे ज्यादा निर्माण, सबसे अधिक मील अहमदाबाद में है। इसीलिए गुजरात के अहमदाबाद को हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, बिहार का मैनचेस्टर गया को कहते हैं, पर पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। कॉटनोपोलिस पूछे तो उसको मुंबई को कहते हैं। कॉटनोपोलिस किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। आगे और निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता है? इंडिया को अफगानिस्तान से कौन सा दर्रा जोड़ता है गुरु, बताइए। सबसे पहले बात करते हैं नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? सिक्किम। सिक्किम को किससे जोड़ता है गुरु? सिक्किम को तिब्बत और चीन से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत और चीन से जोड़ता है। बोमडीला, बोमडीला दर्रा या बुमला दर्रा, नोट कर लीजिए। बोमडीला दर्रा या बुमला दर्रा ये किसको जोड़ता है गुरु? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है,
और खैबर दर्रा, यही आंसर होगा। भारत को अफगानिस्तान से खैबर दर्रा जोड़ता है। सिपकीला दर्रा, इससे होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आता है कि सतलज नदी भारत में प्रवेश किस दर्रा से करती है? सतलज नदी भारत में प्रवेश सिपकीला दर्रा से करती है। सतलज सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नोट कर लीजिए। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, इसको भी नोट कर लीजिए। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, इसको भी नोट कर लीजिए गुरु। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और बता दें कि पुराना सिल्क रूट, ओल्ड या एंशियंट सिल्क रूट, पुराना रेशम मार्ग कहां से गुजरती थी? नाथुला दर्रा से, नोट कर लीजिए। नाथुला दर्रा से ओल्ड या एंशियंट सिल्क रूट गुजरती थी। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन और तिब्बत से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। खैबर दर्रा भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता है और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है किस दर्रा से? सिपकीला दर्रा से, नोट कर लीजिए। सतलज नदी तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है और भारत में हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। आगे आइए नेक्स्ट, भारत का मानक समय रेखा। मानक समय का मतलब होता है वह लाइन जिससे पूरे भारत का टाइम मिलाया जाता है, पूरे भारत की घड़ी मिलाई जाती है। तो ऐसा लाइन जो भारत के बीचों बीच से गुजरती होगी, उसी लाइन को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न। इस लाइन को क्या बोला जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूरब को क्या बोलते हैं हम लोग? 82.5 डिग्री पूरब को भारत का मानक समय, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग भैया? प्रधान मध्याह्न। भारत का प्रधान मध्याह्न किसको बोला जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट को। इसी से टाइम मिलाते हैं। ये कहां कहां से गुजरती है बताइए? भारत का जो प्रधान मध्याह्न है वो कहां कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश और कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 5 राज्य से गुजरती है भारत का प्रधान मध्याह्न। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक कौन सा है सबसे बड़ा? भैया मैं बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील, उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब भी आंसर होगा चिल्का झील। भारत में खारा मीठा हटा दे, ऐसी पूछे जितना झील है उनमें सबसे बड़ा झील कौन? चिल्का झील। सबसे बड़ी झील चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तब भी चिल्का झील। लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर का बूलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर का बूलर झील। बस सेशन को लाइक कर दो। 1367 हमें चाहिए, 1229 लाइक है गुरु। 1367 से ऊपर लाइक चाहिए गुरु। सेशन को लाइक कर दो, बचे हुए लोग भी सेशन को लाइक कर दो। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में है। और ये खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। सांभर झील भी खारे पानी की है और ये राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है गुरु? राजस्थान में। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। सांभर झील राजस्थान में है। पुलिकट झील के अंदर ही श्रीहरिकोटा है, जहां से भारत का सैटेलाइट छोड़ा जाता है। भारत का सैटेलाइट जहां से छोड़ा जाता है उसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप यह पुलिकट झील के अंदर। अब पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। सांभर झील राजस्थान में, बूलर झील जम्मू कश्मीर में, चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी बूलर। अब दुनिया की बात कर लें, पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। लिखो, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तब भी आंसर होगा कैस्पियन सागर। बड़ी झील पूछे तब भी कैस्पियन सागर। खारे पानी की सबसे बड़ी पूछे तब भी कैस्पियन सागर। उसी प्रकार मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील पूरे दुनिया का। और दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है।
पूरे विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। पूरे दुनिया की सबसे ऊंची झील टिटिकाका, दुनिया की सबसे ऊंची झील टिटिकाका पेरू देश और बोलीविया देश की सीमा पर है। पेरू और बोलीविया के सीमा पर कौन सा झील है? टिटिकाका झील, जो पूरे दुनिया की सबसे ऊंची झील है। सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, खारे पानी की सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, मीठे पानी की सबसे बड़ी सुपीरियर झील। हारना मना है, भूलना मना है। आगे आ जाओ गुरु। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से नहीं भाई, हिमानी से नहीं भाई, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से। भैया उत्तर भारत का मैदान जो बिहार में है, जो उत्तर प्रदेश में है, आप गेस करिए ना, उत्तर भारत के मैदान का विस्तार वैसे तो कहिए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल तक है। गुरु इस मैदान का निर्माण आप खुद गेस कर सकते हैं। भारत नदियों का देश है और नदियों के देश में जितनी भी नदियां हैं पूरे साल बहने वाली सब उत्तर भारत में है। तो उत्तर भारत में जो नदियां हैं वो क्या करती है? मिट्टी ले आती है बहाकर, एक लंबा चौड़ा मैदान का निर्माण करती है जिसको उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। भारत का भौतिक विभाजन, भारत को कुल कितने भौतिक भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद पठारी प्रदेश, उसके बाद मैदान, उसके बाद द्वीप समूह, द्वीप समूह और उसके बाद रेगिस्तान, उसके बाद रेगिस्तान। भैया भारत को 5 भौतिक भाग में बांटा गया है। कौन कौन? माउंटेन रीजन, प्लेट्यू रीजन, प्लेन रीजन मैदानी क्षेत्र, द्वीप समूह आइलैंड और रेगिस्तान यानी डेजर्ट। 5 भौतिक भाग में भारत को बांटा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का भौतिक प्रदेश नहीं है? भारत का भौतिक प्रदेश कौन नहीं है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, तटीय मैदान, छोटा नागपुर का पठार भारत का भौतिक प्रदेश नहीं है। भौतिक प्रदेश तो सारा है गुरु, भौतिक विभाजन में सब आते हैं। चलिए इसका सभी आते हैं इसमें। भैया पठार भी है ही, मैदान भी है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट सेशन को लाइक कर दो गुरु जितने लोग जुड़े हो। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? आप जानते हैं कि दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, भारत में जो साउथ इंडिया का हिस्सा है वो भैया क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है और सबसे पुराना है। दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो सबसे प्राचीन भाग है गुरु, सबसे प्राचीन है। आगे आइए। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो मोरदार पर्वत, फोल्ड माउंटेन। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? फोल्ड माउंटेन है। और भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ये भी बता दो। भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण विंध्यन पर्वत है, विंध्यन पर्वत है। और भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सतपुड़ा पर्वत भी है। सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत ये 2 पर्वत हैं जिसे बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत। भारत में ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है। हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? तो बलित पर्वत का। औशिष्ट पर्वत का उदाहरण अभी चर्चा में है अरावली। अरावली पर्वत को काटा जाएगा। कहा गया कि 300 मीटर से कम जिसकी हाइट है उस पहाड़ को काट पीट के बराबर कर देंगे। भैया चाहे उसका नेचुरल कोई भी इंपॉर्टेंस रहे हम छोड़ेंगे नहीं। अरावली पर्वत क्या करती है? नेचुरल बाउंड्री बनाती है डेजर्ट का। आपको पता है रेत जो है उसमें बवंडर चलता है, धूल भरी आंधी चलती है। वो आंधी चलेगा, अरावली गायब रहेगा तो धूल लेकर के, बालू लेकर के पूरा अलीगढ़, पूरा मथुरा, पूरा हथरस, पूरा आगरा ढक देगा पूरा बालू से। समझिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मरुस्थल बनते टाइम नहीं लगेगा। अरावली को काट के फेंक दीजिएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली को डेजर्ट बनने में टाइम नहीं लगेगा। अब वो दिन दूर नहीं होगा जब बिहार तक मरुस्थल का विकास होगा और सहारा नहीं बल्कि थार मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बन जाएगा। और भारत के लोग चलिए कम से कम सहारा वाले लोग या फिर अरब वाले लोग तो कम से कम तेल निकाल के खा लेते हैं। आप कहां से तेल लाइएगा? पनिया खत्म कर दीजिएगा। तो विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। बलित पर्वत का उदाहरण हिमालय और काराकोरम है। अरावली पर्वत जिसको तोड़ने की बात की गई है, अरावली पर्वत ये भारत का अवशिष्ट पर्वत है। और लिख लो अरावली पर्वत दुनिया की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत है।
पूरे लिखो, अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत है। जैसे हिमालय पर्वत है ना, हिमालय नया बलित पर्वत है, पूरे विश्व की सबसे नवीन बलित पर्वत है हिमालय, लेकिन अरावली पूरे विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत है अरावली। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, यानी कितने चैप्टर हैं? ऋग्वेद भाई 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं के लिए मंत्र है, देवताओं के लिए मंत्र ऋग्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ करने का विधान है, यज्ञ कैसे किया जाता है उसका विधान यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, प्रोज और पोएट्री दोनों में है, कविता और कहानी दोनों फॉर्म में है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ करने का मंत्र मिलता है। सामवेद से संगीत की जानकारी मिलती है, सामवेद से संगीत, और अथर्ववेद से जादू टोना तंत्र मंत्र की जानकारी मिलती है अथर्ववेद से। लेकिन अगर पूछा जाए इन 4 वेदों में वेद त्रयी किसको कहा जाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही तीनों को वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया था। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। ऋग्वेद में कुल 10 चैप्टर हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है और 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 9वें मंडल से सोम, भगवान सोम या वनस्पति के देवता उस जमाने में सोम थे, सोम की जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जानकारी मिलती है। उस जमाने में 4 लोग थे, एक ब्राह्मण थे, एक वैश्य था, एक क्षत्रिय था, एक शूद्र था। गुरु 4 वर्ण की जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। और 9वें मंडल से सोम की जानकारी, तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र, सबसे प्राचीन मंत्र है गायत्री मंत्र, जो भगवान सूर्य यानी सविता को संबोधित करके लिखा गया था। ऋग्वेद में देवताओं के लिए मंत्र है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में यज्ञ करने का विधान है, सामवेद में संगीत है, अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र है। आगे आओ गुरु, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। भारत में लोहे का पहला प्रमाण कब मिला और कहां से मिला? कब मिला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और कहां से मिला ये तुम्हें बताना है। भैया पहली बार लोहा का प्रमाण कहां से मिला और कब मिला? तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहा मिला, लोहा खोजा गया और ये मिला मेरठ में एक जगह है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा नोट करो गुरु, अतरंजी खेड़ा। भैया पहली बार भारत में पहली बार लोहे का प्रमाण कहां से मिला है? तो अतरंजी खेड़ा से। और कल से हम लोग इस एडीओ के बैच को तो चलाएंगे ही, पर कल 2 घंटे लगातार कल से शुरू करने जा रहे हैं। दिन में हम 2 घंटे बिहार दारोगा के लिए भी सेशन कल दिन में 2 घंटे लेंगे। और आपका जो कल फुल नाइट सेशन है वो तो होगा ही, वो तो चलेगा कल एडीओ के लिए, लेकिन कल से हम लोग दारोगा के लिए भी 2 घंटे डेली का सेशन लाने जा रहे हैं। कल से सभी लोग जुड़ जाइएगा। भारत में लोहा का पहला प्रमाण अतरंजी खेड़ा से मिला उत्तर वैदिक काल में। चलिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताइए। वैसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1196 में मोहम्मद गौरी ने किया था। 1196 से लेकर 1206 तक वो राजा रहा। मोहम्मद गौरी जो तीसरा लुटेरा था, भारत में आया, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, जिसने जयचंद को हराया, और हराने के बाद तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया, और 1196 में उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1196 से 1206 तक मोहम्मद गौरी राजा रहा। मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत के बागडोर पर कौन बैठा? तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया, और इसने एक नया वंश बनाया, एक नया राजवंश बनाया जिसका नाम था गुलाम वंश। चूंकि ये गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय और सबसे नजदीकी गुलाम कौन था? भैया ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए गुलामों ने
कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की शुरुआत की उसका नाम पड़ा गुलाम वंश, क्योंकि खुद गुलाम था। ये मामलुक तुर्क था, इसीलिए इस वंश को, गुलाम वंश को हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी ने ही कर दी थी 1196 में 1196 से 1206 तक मोहम्मद गौरी राजा रहा। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना, लेकिन उसने राजधानी बनाया लाहौर को। क्वेश्चन आता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। नोट कर लीजिए, ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसे हम लोग लाख बख्श कहते हैं। ये लाखों रुपए का दान करता था रोज, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा गया, इसे द्वितीय हातिम कहा गया। 1210 में घोड़ा पर चढ़ के एक खेल खेल रहा था, चौगान पोलो। उसी खेल में घोड़े से गिर गया और घोड़ा उस पर चढ़ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है गुलाम वंश का संस्थापक। लेकिन अगर पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो होगा आंसर इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आगे आइए नेक्स्ट। लाल किला का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ये ऑप्शन है जो है ना उल्टा पुल्टा है भैया। लाल किला अकबर ने भी निर्माण करवाया और शाहजहां ने भी करवाया। अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तब आंसर होगा शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां, लेकिन इलाहाबाद का लाल किला, आगरा का लाल किला और लाहौर का लाल किला, ये तीनों बनवाया था अकबर। लिखो, इलाहाबाद का लाल किला, आगरा का लाल किला और लाहौर का लाल किला, ये तीनों बनवाया था अकबर ने। लेकिन शाहजहां ने बनवाया दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद। दिल्ली का जामा मस्जिद और दिल्ली का लाल किला दोनों आमने सामने हैं। इधर रोड के इस तरफ लाल किला, रोड के उस तरफ जामा मस्जिद। दिल्ली के लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का लाल किला, लाहौर का लाल किला अकबर ने बनवाया। और मैं बता दूं कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। चलिए, हारना मना है। चलो भैया, जीवन में कभी मत हारना। वही मुगल वंश है जिसका अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिसने कहा था हाथ बंधा हुआ है अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने कहा दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, जान की खैर मांगो, दम नहीं है तुम्हारे अंदर। भैया बोला उसने, किसने बोला? जफर ने कहा अंतिम में, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। गुरु हाथ बंधने के बाद भी वो शेर गरज रहा था। वो जानता था कि भैया ब्रिटिश सरकार मुझे पकड़ लेगी, बंदी बना लेगी, मार भी सकती है, फिर भी उसने सैनिकों का साथ दिया था। चलिए, अंतिम मुगल बादशाह वही था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली, अफगान का शासक, अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। रट लो गुरु, 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुआ, बाबर ने किया। उसके बाद दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच। हेमचंद्र अंतिम हिंदू राजा था। भारत में अंतिम हिंदू राजा किसे माना जाता है? भारत में अंतिम हिंदू राजा हेमचंद्र और हेमू को माना जाता है। हेमू और अकबर के बीच हुआ कौन सा लड़ाई? पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 में। और 1761 में, 1761 में, 1761 में ये अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध। और सबसे भयंकर लड़ाई वही था, तीसरा युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, इसमें सबसे अधिक लोगों का कत्लेआम मचाया गया। कहा जाता है महाराष्ट्र का वैसा कोई घर नहीं था जहां से एक लोग नहीं मारा गया होगा। महाराष्ट्र के हर घर, महाराष्ट्र की इज्जत बचाने के लिए महाराष्ट्र के हर घर से लोग पानीपत की तीसरी लड़ाई में लड़ने गए, पर अहमद शाह अब्दाली ने घोर कत्लेआम मचाया और पूरे महाराष्ट्र के हर घर के लोगों का कत्लेआम कर दिया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पानीपत के तीसरा पूछ रहा है, 1761। सबसे खतरनाक लड़ाई था। भारतीय संसद किससे मिलकर बनता है? इसका उत्तर जो देगा उसे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। भैया गिफ्ट हैम्पर मिलेगा।
इसका उत्तर मैं कई बार बता चुका हूं। बड़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में लोग इस प्रश्न का उत्तर गलती मार के आ जाते हैं। तुम बताओ सही उत्तर, हम देखते हैं कि तुम्हारा सही उत्तर होता है कि नहीं। है तो आसान सवाल, सबको पता है, लेकिन जल्दी में तुम गलती करोगे। देखो 100% गलती करोगे जल्दी आंसर देने में। सोच करके इसका सभी लोग उत्तर देंगे। 1438 लोग जुड़े हो, हमें 1438 कमेंट चाहिए, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी बताओ। कोई शिक्षक जुड़ा हो या बच्चा, सब उत्तर देंगे, सभी लोग इसका उत्तर देंगे, जो कई शिक्षक भी मेरे वीडियोज को देखते रहते हैं। चलो गुरु, सभी लोग उत्तर दीजिए इसका। सभी लोग, भारतीय संसद किन किन से मिलकर बनता है? भारतीय संसद किससे मिलकर बनता है? जल्दी बताओ। राष्ट्रपति और लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए, कई लोग ए भी आंसर दे रहे हैं, वाह वाह। मैं बोला था ना गलती होगा, जिनका सी है उनका सही है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर बनता है संसद। उसी तरह से बिहार राज्य का जो विधानमंडल होता है वो भी 3 से मिलकर बना होता है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्य का विधानमंडल बना होता है, जैसे केंद्र में संसद है वैसी प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल बना है 3 चीजों से मिलकर, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा और राज्यपाल। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता। आगे आइए नेक्स्ट। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं आपसे मेरा आग्रह है, 1473 लोग हैं, 1439 लाइक। सेशन को लाइक कर दो गुरु, मजा आ रहा है ना? देखो मैं ऐसे ही नहीं बोलता लाइक करने, अच्छा लग रहा तो लाइक कर दो, अच्छा लग रहा श्योर लाइक कर दो गुरु। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? अधिकतम पूछ रहा है तो 550। पहले 552 था, 2 एंग्लो इंडियन था, लेकिन अब 2 को हटा दिया गया तो 550। मैं बता दूं कि संसद की अगर बात करें तो संसद बनता है 3 चीजों से मिलकर। कौन कौन? लोकसभा, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति। लोकसभा में मैक्सिमम सीट 550 हो सकता है। और है कितना? अभी वर्तमान में कितना है, प्रेजेंट में कितना है? तो गुरु 543, ये भी नोट कर लीजिए। राज्यसभा में मैक्सिमम हो सकता है कितना? 250। अभी वर्तमान में कितना है, प्रेजेंट में कितना है गुरु? तो 245, नोट कर लीजिए। लोकसभा में अधिकतम सीट हो सकता है 550, लेकिन है कितना? 543। राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकता है, पर वर्तमान में है कितना? 245। याद कर लो। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस, निम्न सदन। राज्यसभा को बोलते हैं हम लोग उच्च सदन, उच्च सदन। लोकसभा हर 5 वर्ष पे भंग हो जाता है, लोकसभा हर 5 वर्ष पर भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, लेकिन लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा हर 5 साल पे भंग हो जाता है, नया लोकसभा बनता है, इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन, नॉन परमानेंट हाउस, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसीलिए राज्यसभा को बोलते हैं हम लोग परमानेंट हाउस, स्थायी सदन। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं एमपी, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नोट कर लीजिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा जानकारी क्या लेंगे। लोकसभा की न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल। लोकसभा के जो सदस्य हैं, एमपी हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के एमपी का कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा हर 5 साल पे भंग होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसलिए लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। नोट कर लीजिए। लोकसभा में अधिकतम सीट 550 और है कितना? 545। राज्यसभा में अधिकतम सीट 500 कितना? 250, और अब है कितना? 245। इससे ज्यादा क्या लेंगे आप? सभी कुछ तो मिल गया। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? अभी बताया हूं मैं। अब इसका उत्तर दे दो, अभी तुम ही लोग दे दो। समझ में आ गया तो सबका उत्तर आना चाहिए। 1459 लोग हैं, हमें 1459 कमेंट चाहिए।
1459 कमेंट दे दो गुरु। इसका उत्तर अगर नहीं दिए तो रियल में कनपट्टी फोड़ेंगे। इतना बढ़िया समझाया हूं, कोई बकलोल या बोगस बच्चा होगा उसको भी समझ में आ जाए। अगर इसका उत्तर गलती दिए तो कनपट्टी फोड़ देंगे। जल्दी उत्तर दे दो फटाफट। ABCD में काहे जा रहे हैं, किसी को नहीं जाना गुरु। सेशन को लाइक कर दो। जितने लोग जुड़े हैं 1455 लाइक हमें चाहिए। सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े जल्दी से सेशन को लाइक कर दो। राज्यसभा जल्दी बताओ, इसका पूर्ण विघटन नहीं होता। इस तरह से पूर्ण विघटन नहीं होता, यही तो आंसर होगा भैया, यही आंसर होगा। अच्छा, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? लोकसभा नहीं, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, सभापति, वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। भैया भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होती हैं। पदेन सभापति राज्यसभा का सभापति वही व्यक्ति होगा जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। और मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता। क्वेश्चन आ जाए कभी उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो आंसर लगाइए 0, 1 भी रुपया नहीं मिलता। किसको वेतन मिलता है? सभापति के रूप में। यानी उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उनको कोई वेतन नहीं मिलता है। आगे आइए गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भैया अभी बताया हूं। चलिए भैया, चलो जल्दी करो गुरु, जल्दी से बताओ। राज्यसभा के सदस्य, धीरे थोड़ा बोले, क्या हारना मना है गुरु, थकना मना है। जिंदगी इसी का नाम है, चलते जाना है, अचीवमेंट हासिल करना है, सूरज की तरह चमकना है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल। चलिए आगे आइए। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भैया लोकसभा का स्पीकर कौन होता है? वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं कोटा से सांसद। कोटा वही जहां इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी होता है राजस्थान में। कोटा से सांसद हैं ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओम बिरला कहां से सांसद हैं? करंट अफेयर में जान जाओ, कोटा से। भैया कौन बनते हैं? लोकसभा द्वारा निर्वाचित। भैया जो लोग लोकसभा के सांसद होते हैं, लोकसभा के सांसद के रूप में जो शपथ लेते हैं, उनमें से ही आपस में चुना जाता है एक व्यक्ति को स्पीकर के रूप में, उसी को बोलते हैं लोकसभा के स्पीकर। भारत में लोकसभा के स्पीकर का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन की संसद से लिया गया है। आगे आइए। अच्छा, आपको पता है लोकसभा के सांसद का जो पद है ना, वो ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन में जो हाउस, ब्रिटेन में जो लोअर हाउस है, लोकसभा है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसका जो स्पीकर बनता है वो अपने पार्टी से क्या करते हैं गुरु? रिजाइन करके बनते हैं। लोकसभा में ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका जो स्पीकर बनेगा ना, जिस पार्टी का बनेगा, पहले पार्टी छोड़िए तब बनिएगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पार्टी में रहते हुए ही आप स्पीकर बन सकते हैं, लेकिन अंदर से आपको विचार न्यूट्रल रखना होगा। इतने बात है। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाए? धन विधेयक, मनी बिल, अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 को में है मनी बिल। धन विधेयक में राज्यसभा का कोई पावर नहीं है, ध्यान रखो। धन विधेयक में राज्यसभा का कोई पावर नहीं है, पावर है किसका? लोकसभा का। लोकसभा कोई विधेयक, मनी भी, क्वेश्चन लिख लो गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरा संसद कंप्लीट। मैं बता रहा हूं कोई भी बिल मनी बिल है, इसका डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा का स्पीकर लेता है। लिखो, मनी बिल की परिभाषा कौन देता है? कोई बिल मनी बिल है, इसकी परिभाषा कौन देता है? लोकसभा का स्पीकर। और मैं बता दूं कोई बिल मनी बिल है, ये बताता है लोकसभा का स्पीकर, लेकिन मनी बिल को लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि मनी बिल को, धन विधेयक को किसके परमिशन से हम लोकसभा में रखते हैं? तो राष्ट्रपति के परमिशन से रखते हैं। और धन विधेयक कोई है बिल की नहीं है, इसका डिसीजन स्पीकर लेता है लोकसभा का। और लाने से पहले किससे परमिशन लेते हैं? राष्ट्रपति से। और लोकसभा में जब धन विधेयक पारित हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर
बोल दिया कि भैया पास तो पास, और नहीं भी बोला तब भी पास मान लिया जाता है, क्योंकि मनी बिल के मामले में राज्यसभा का कोई पावर नहीं है। 14 दिन में उसे बताना होता है कि बिल मैंने कि आप क्या इस पे चाहते हैं, नहीं बताए तो ऐसे पास माना जाता है। चलिए आगे आइए। पूछा जाए कि धन विधेयक की परिभाषा कौन तय करता है कि धन विधेयक है? लोकसभा का स्पीकर। किसके परमिशन से लाया जाता है? तो राष्ट्रपति के परमिशन से। और धन विधेयक एक ऐसा बिल है जो बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ता है। धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों में अपना विचार रखता है? जल्दी बताओ, राज्यसभा कितने दिनों में विचार रखते हैं? सेशन को लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हैं, सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो, बिना लाइक के हम आगे न बढ़ेंगे। सेशन को लाइक कर दो, इसका उत्तर दो। हम सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, देखते हैं किसका सही उत्तर आता है। कौन सही उत्तर देख लेता हूं पहले। चलो देख लिया, अब सही उत्तर दो तुम लोग, देखते हैं कौन सही बताता। प्रिया, चलिए गुड़िया, उसके बाद कौन? रमेश जी हैं, मोहन जी हैं, चलिए पूजा है। बहुत तेजी से कमेंट कर, कमेंट सबका आना चाहिए भाई। 14 दिन, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हो। 14 दिन नोट कर लो, आगे आ जाओ गुरु। नेक्स्ट 14 दिन के अंदर बताइए तो बताइए, तो ऐसे पास माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है? बड़ी इंपॉर्टेंट VVI सवाल गुरु। कौन बुलाता है संसद का संयुक्त सेशन? ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? तो लिखो संसद का संयुक्त सत्र आर्टिकल 108 में है, लिख लो। संसद का ज्वाइंट सेशन, कोई भी बिल, अगर मनी बिल को छोड़कर, मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर, लिखो मनी बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। मनी बिल में संसद का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा राज्यसभा का नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक में भी संसद का ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। केवल ऑर्डिनरी बिल, केवल साधारण विधेयक में ही, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, केवल साधारण विधेयक में संसद का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाते। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और लेकिन जो ज्वाइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। लिखो भैया, बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन ज्वाइंट सेशन जो आता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन है, लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर। ध्यान रखिएगा भैया, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसमें किसमें नहीं बुलाया जाता? तो मनी बिल, धन विधेयक में नहीं बुलाया जाता, और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाया जाता। केवल साधारण विधेयक में बुलाया जाता है जब लोकसभा राज्यसभा में विवाद हो जाए। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 108 याद कर लो। संसद का ज्वाइंट सेशन, संसद के संयुक्त सत्र की लो आ गया। इसका उत्तर दीजिए अब आप। संसद के सत्र बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी बताओ भैया। संसद के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है गुरु? जल्दी बताओ। ये करता है कौन? राष्ट्रपति। सॉरी, अध्यक्षता करता है स्पीकर ना, लोकसभा का स्पीकर। आगे आइए। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत होता है? पता है आपको? जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, आपको बताया ना कि लोकसभा में यदि आपका बहुमत है उसी की सरकार बनती है। राज्यसभा के बहुमत से सरकार नहीं बनती। सरकार बनाने के क्वेश्चन आ जाए कि अगर केंद्र में चुनाव हुआ है संसद का, लोकसभा का, तो बताओ कि किस सदन में बहुमत देखा जाता है? सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत देखा जाता है। जब सरकार अपनी बहुमत सिद्ध कर देती है तो उसी को बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव। क्या जिसको सरकार बनाना है वो क्या करती है? अपना बहुमत दिखा देती है राष्ट्रपति को कि भैया देखिए मेरे साथ बहुमत है लोकसभा में, हम सरकार बनाएंगे। उसी को बोलते हैं विश्वास प्रस्ताव। कौन लाता है? ये व्यक्ति वही लाता है जिसके पास बहुमत होता है, जिसकी सरकार होती है। वो क्या लाता है? विश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? जो विपक्ष में होता है। जो विपक्ष में होता है वो लाता है अविश्वास प्रस्ताव। जब सत्ता पक्ष बहुमत दिखाकर विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाता है तो अविश्वास प्रस्ताव भी कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव भी कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। क्योंकि विपक्ष कहेगा कि भैया हमारे पास बहुमत है, भैया उनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत मेरे पास है। बहुमत किसके पास है गुरु? बहुमत किसके पास है? तो मेरे पास है। तो ये भैया ये विपक्ष कहेगा, इसी को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो फिर विश्वास कौन प्रस्ताव लाएगा? सत्ता पक्ष। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति
कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? बताइए, अभी बताइए कितने सदस्यों को? 12। कितने सदस्यों को गुरु? 12 सदस्यों को। आगे आइए, संसद का सत्र बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? संसद के सत्र को बुलाता भी है कौन? राष्ट्रपति। स्थगित भी कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्र अवसान और सत्र की शुरुआत कौन करता है? राष्ट्रपति। स्थगित अगर कहा जाए, अगर अस्थायी रूप से स्थगित कहा जाए तो लोकसभा का स्पीकर करता है स्थगित, लेकिन सत्रावसान और सत्र की शुरुआत ये करता है राष्ट्रपति। आगे आइए। अच्छा, बताया आपको संसद का एक साल में कितना सत्र होता है? 3। लिखो, संसद का एक साल में कितना सत्र होता है? जल्दी से लिखो, 3 सत्र। कौन कौन? सबसे पहला, साल का पहला सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा सत्र होता है मॉनसून सत्र, और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। गुरु, संसद का साल में 3 सत्र होता है। पहला बजट सत्र, दूसरा मॉनसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। आपको पता है संसद में जितने भी कानून बनते हैं सभी कानून सत्र में ही पास होते हैं। बिना सत्र, अगर संसद में सत्र न चल रहा हो तो संसद में कोई कानून पास नहीं होता। संसद में सत्र चलने के दौरान ही कोई भी विधेयक, कोई भी बिल लाया जाता है संसद में, तो सत्र के दौरान ही लाया जाता है। तो संसद में 3 सत्र, बजट सत्र, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र। एक क्वेश्चन और आता है, संसद के 2 सत्र के बीच कितने दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए? संसद के 2 सत्र के बीच 180 दिन यानी 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये भी लिख लो, संसद के 2 सत्र के बीच 180 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए साल में 3 सेशन रखा गया ताकि 180 दिन से ज्यादा का गैप ना हो जाए, इसीलिए 3 सेशन रखा गया है, वरना 2 सेशन से काम चल जाता। बजट सत्र और शीतकालीन सत्र 3 रखा गया ताकि 180 दिन से ज्यादा गैप ना हो जाए, ये दिखा गया भैया। तो संसद के सत्र को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और सत्र की समाप्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, नृत्य करती हुई कांसे की, कांसा का बना हुआ, ब्रॉन्ज का बना हुआ नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिला है। और क्या मिला है? स्नानागार, नहाने का एक टब मिला है, बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है भैया। स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। और प्रोटोसिव की मुहर वाली सिक्का मिला है, प्रोटोसिव के मुहर वाला सिक्का मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला है नृत्य करती हुई कांसे की, नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिला है और स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड इसका मतलब होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, ये भी नोट कर लीजिए। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला नगर जिसे खोजा गया उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे। इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। अब मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक थी जिसे आज तक पढ़ी नहीं गई है। सिंधु घाटी के सबसे उत्तरी भाग मांडा जम्मू कश्मीर में, सबसे दक्षिणी भाग कौन सा गुरु? तो महाराष्ट्र का दायमाबाद। सबसे पश्चिमी भाग सुतकांगडोर और सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हड़प्पा हो गया। धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है और यहां से उन्नत जल प्रबंधन पूछा जाए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र,
नाली का तंत्र, पानी का तंत्र। सबसे बेहतर वाटर मैनेजमेंट कहाँ का था? धौलावीरा का, ये गुजरात में था। कालीबंगा, यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा से चावल का अवशेष मिला है और जुता हुआ खेत मिला है। आगे आ जाओ। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? साइंस के भी सवाल लेकर आ गया। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन गुरु बताइए? बताइए, मानव हृदय में 4 कक्ष, इसका नाम आप बताएंगे। चलिए, मैं कितना पढ़ लेता हूं सर, सेट मारता हूं तो 70-80 नंबर आता है। लगातार करते रहिए मेहनत, डेली सेट मारना छोड़िए मत। और जो सेट मारते हैं ना, जो प्रश्न गलती होता है ना, उसको फिर से टिक मार के याद करिए, तब जाके स्कोर बढ़ेगा। आगे आइए। कौन है भैया? बताया नहीं 4। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, हृदय की 4 कक्ष। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का, ब्लड का जो लाल रंग है, ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है, जिस कारण से खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल, खून में जो 3 सेल, खून में ब्लड का 3 भाग, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड का, खून का, रक्त का 3 भाग, कौन कौन? ब्लड का 3 पार्ट, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा कौन सा होता है गुरु? ब्लड प्लेटलेट। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और ब्लड प्लेटलेट, खून का 3 भाग। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। खून का लाल रंग, रेड ब्लड सेल, किससे बना होता है गुरु? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? लोहा से। हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? आयरन से। शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो आयरन वाला जितना चीज है, केला खाइए, मेथी खाइए, पालक खाइए, चुकंदर खाइए, तो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन कम था वो बढ़ जाएगा सीधा हीमोग्लोबिन आपका। अब ब्लड में मेंटेन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। एनीमिया हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता। रक्ताल्पता या एनीमिया बीमारी हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का मेन जो काम होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, ट्रांसफर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का कारण। हीमोग्लोबिन का मेन काम यही है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। जिस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया बीमारी, तो हीमोग्लोबिन पूरा करने के लिए क्या खाएंगे लोग? आयरन जिसमें पाया जाता है वो चीज खाएंगे। केला खाएंगे, चुकंदर खाएंगे, और क्या खाएंगे गुरु? और क्या खाएंगे? मेथी खाएंगे, मेथी का पराठा खाइए, ठंडाया हुआ है। आगे आओ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? जल्दी बताइए। हरे पौधे अपने हरे पत्तों में के द्वारा भोजन प्राप्त करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में होता है गुरु क्या? मैग्नीशियम। क्वेश्चन आता है कौन सा तत्व होता है क्लोरोफिल में? तो मैग्नीशियम, रट लीजिए। मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। इसी के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे में जल का परिवहन, ज से जल और ज से जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम रटवा देते हैं। पौधे में जल का ट्रांसफर, ज से जल और ज से जाइलम। अब फूड होता है फ्लोएम से, फ से फूड और फ से फ्लोएम। तो भोजन का अगर पूछा जाए, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ से भोजन माने फूड, भोजन माने फूड, फ से फूड और फ से फ्लोएम। तो भोजन का ट्रांसफर फूड फ्लोएम और जल जाइलम, ऐसे याद रखिए। आगे आ जाओ, याद हो गया ना। अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है ग्रिगेर मेंडल को। ग्रिगेर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था उसने, आपका लैंगिक जनन में इसने किया था। तो भैया मटर के पौधे में इसने अपना प्रयोग किया था मेंडल ने। इसी को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मानव शरीर में कितने क्रोमोजोम होते हैं? अंग्रेजी में क्रोमोजोम, हिंदी में गुणसूत्र। मानव शरीर में
23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। जोड़ा पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, जोड़ा नहीं। तो 46। मानव शरीर में कितना जोड़ा क्रोमोजोम होता है? तो जोड़ा पूछता तो 23 होता, लेकिन संख्या टोटल पूछ लिया तो 23 जोड़ा, एक जोड़ा में 2 तो 3 दूनी 46। आगे आइए नेक्स्ट। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मैंने कहा था प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी में मलेरिया, फाइलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार। मलेरिया, फाइलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, ये प्रोटोजोआ से होता है। अब प्रोटोजोआ में एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, उसी से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। ये प्रोटोजोआ शरीर में ले कौन जाता है? इस प्रोटोजोआ को शरीर में ले कौन जाता है? मादा एनोफिलिज। मादा एनोफिलिज मच्छर, मादा एनोफिलिज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया बीमारी होती है। और मलेरिया बीमारी किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। अब प्रोटोजोआ से और कौन सी बीमारी होती है? फलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, और कौन सा होता है गुरु? कालाजार। आगे आइए नेक्स्ट। न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला गति नियम भैया बल का परिभाषा। न्यूटन के पहले गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है, और न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का सूत्र मिलता है, और न्यूटन के तीसरे गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को लाइक कर दो, और आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताना। न्यूटन का पहला गति नियम से बल का परिभाषा, दूसरा गति नियम से बल का सूत्र, और तीसरा गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। और आपको बता दें कि जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है उस पर रॉकेट और जेट प्लेन उसी पर काम करता है। आगे आइए। बल गुना दूरी, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू, नहीं सॉरी बल गुना दूरी नहीं है जी, यानी वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन नहीं ना पूछ रहा है जी, बल गुना दूरी किसका होता है? कार्य। कार्य और कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। वर्क और एनर्जी दोनों का जो एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है, उसका नाम है जूल। इसको भी याद कर लीजिए। कार्य होता है बल गुना विस्थापन या बल गुना दूरी। ऊर्जा का एसआई मात्रक अभी बताया हूं। बल और ऊर्जा, बल नहीं सॉरी, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब बल का न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और कार्य और ऊर्जा इनका एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? जूल। जूल होता है गुरु। और बता दें आपको कि भैया जूल का जो बल का जो सॉरी ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? जूल है। वो क्या है गुरु? जूल है। लेकिन ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक है वो है अर्ग। वो क्या है गुरु? अर्ग। भैया बता दें आपको 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ये भी रट लीजिए, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। और आपको बता दें कि वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है, शक्ति का। और आपको पता है ना 746 वाट बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट? क्वेश्चन आता है